Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. So, shall we start the session? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. So, today's session will be mainly revolve around the Indian politics. What are the current development which this politics has witnessed nowadays? और आपके CAPF एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक आज हमारा मेनली थीम रहेगी उनको डिस्कस करना। और जो आज आपका जो सेमिनार लेने वाले हैं, जो लेक्चर लेने वाले हैं, that is Mr. Himanshu Shekhar. He is presently working as this Assistant Commissioner GST in Bihar government. So, sir has a very rich experience in writing many UPSC mains. तो इनकी UPSC की जर्नी में बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। तो आज आप बहुत कुछ इनसे सीखेंगे। तो कोई भी डाउट होगा आपको एनीथिंग तो यू कैन रेज हैंड। इसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड और यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, राइट? सो ओवर टू हिमांशु सर. Hi, Aman. Good morning, everyone. Good morning. Good evening, sir. Let me see. I see there is only one person online. Okay. No, there are 11 participants. All videos are off. Okay. Listen, there is a important this requirement. अगर आप में से कोई अपना वेबकैम ऑन कर सकता है तो क्लास विल बी मोर एंगेजिंग, राइट? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट विल बी मोर एंगेजिंग if you can switch on your webcam, right? Okay, अगर इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी है तो वेबकैम ऑन रखिए। और if you are not in a noisy environment, अगर peaceful environment है, you can also keep your speaker on, I mean microphone on. तो इससे फायदा ये होगा कि the class will be more interactive, ठीक है? So shall we start our Right, session sir. now? Right, sir. Okay, चलिए आज का सेशन है शेखर सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। यू कैन शेयर दिस योर स्क्रीन नाउ। एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, इट इज विजिबल। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ही देखेंगे और ये मोस्टली इससे है, पॉलिटिक्स से है। और एक चीज जो मैंने नोटिस किया है और सबने नोटिस किया होगा कि CAPF के एग्जाम में आजकल कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं खास करके पॉलिटिक्स सेक्शन से, ये क्वेश्चंस देख के ऐसा लगता है दीज आर वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ठीक है? तो द क्वेश्चन पेपर क्लियरली इन द क्वेश्चन पेपर यू कैन क्लियरली सी द आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पावर। तो आप क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहे हैं ये उनका तो क्लियर आपको आइडियोलॉजी दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग समझिएगा कि आपको जो आंसर लिखना है वो भी कुछ उसी टाइप से लिखा जाए कि दैट इज इन लाइन विद द आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पावर, ठीक है? आपका क्वेश्चन किसने सेट किया है उसकी आइडियोलॉजी तो आपको दिख रही है, लेकिन आपको मार्क्स वो नहीं देगा। मार्क्स वो देगा जो आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर चेक करेगा, और यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम और हर। तो उसकी क्या है, जस्ट बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज सैफरन यू कैन नॉट राइट एवरी आंसर इन सैफरन, यू हैव टू राइट द आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर पार्टी वगैरह के रिक्वायरमेंट पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये एक सिंपल एक गाइडलाइन था जो आप लोग फॉलो करेंगे। कुछ लोग अगर सुन सकते हैं तो प्लीज एक्नॉलेज कि सुन पा रहे हैं मुझे। Yes, sir, it's audible. ओके, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो है। सिंस पॉलिटिक्स में इसे बहुत सारा चीज, ये अप्लाइड पॉलिटिक्स से है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप लोग को पहले से पता होगा और
इफ नॉट एक रेडी में आपको आंसर, मतलब एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर नहीं मिले, तो लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर इन जनरल मालूम होता है, ठीक है। तो इसी को देखना है कि एक एकेडमिक इसका आंसर या ऐसे एकेडमिक ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जो आपका एक कॉमन सेंस का जो नॉलेज है उसको, ठीक है। तो इसमें द सेशन इज नॉट गोइंग टू बी वन वे, कि सिर्फ मैं ही बोलूंगा, आंसर दे दूंगा, आप लोग पॉइंट्स नोट कर लेंगे और उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। आई ट्राई टू, इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि आपके पास कुछ पॉइंट्स है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारे एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। और फाइनली आप लोग के पास में सफिशिएंट पॉइंट होगा जिसको आप अपने आंसर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को Right, sir. पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। Right, sir. तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताएंगे, 2 कीवर्ड्स है इसमें, कोई बता दीजिए। Sir, party politics and family business. Flourishing family business. यस, इट इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। इसमें 2 कीवर्ड है। पहला तो आपको ये पार्टी पॉलिटिक्स है, कि पार्टी पॉलिटिक्स पहला, और दूसरा फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये 2 चीजें, और की इसमें क्या है कि इसका मेन थीम जो है पार्टी पॉलिटिक्स पे है, ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है ऑन फैमिली बिजनेस पे। तो सिंपल आपको समझ में आता है, कॉमन सेंस से कोई बताइए, एक दीपाली, और सॉरी दीपाली आप ही बताइए कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रही हैं। सर आई थिंक कि मतलब जैसे ये पार्टी की जो पॉलिटिक्स चल रही है सर, मतलब एज अ वो नेपोटिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा चलने लगा है सर, मतलब एज बिल्कुल अ सर, मतलब वो फैमिली मेंबर्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं रादर देन कि मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं हो रहा है सर ये। बिल्कुल ठीक, यही चीज है। कुछ एग्जांपल दे सकती हैं आप। सर जस्ट लाइक Sir. यूपी में जो मुलायम सिंह की जो सरकार है सर, उनके अकॉर्डिंग जो उनका बेटा है, फिर उनका बेटा, और सर जो गांधी परिवार चला आ रहा है लाइक दैट, उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक, इसी चीज पे है। इसमें आप देखिए तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सर पार्टीज इन मोस्टली रीजनल रीजनल पार्टीज, पार्टी और हो सकता है। जी जी, मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज इन इंडिया और नेशनल पार्टीज इन इंडिया एक्सेप्ट बीजेपी की, ये सबको ऑलमोस्ट कवर कर रही है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा है ये, नेपोटिज्म की बात कर रहा है, और इस पे बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, इस प्रॉब्लम इसलिए भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट यही से करेंगे हम लोग, पार्टी पॉलिटिक्स से एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे और फैमिली बिजनेस से। Right, sir. पार्टी पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पार्टी पॉलिटिक्स क्या है और इसको कैसे, पार्टी पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या, इसको कुछ बता सकते हैं दीपांशु। Yes, sir. Sir, party politics. ठीक है, Yes, देखिए yes, go ahead, Adnan. देखिए पार्टी पॉलिटिक्स इज सिंपली द पॉलिटिक्स व्हिच इज सेंटर्ड अराउंड पार्टी, ठीक है। और 2 टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम होती है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है, इट इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल, एक पर्सनालिटी के ऊपर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमेशा जो होता है, पार्टी इज एट द सेंटर, पार्टी ही पावर होल्ड करती है, एंड इफ यू कंट्रोल दैट पार्टी, द रूलिंग पार्टी, देन यू होल्ड पावर, ठीक है। तो या तो कांग्रेस होल्ड करती, कांग्रेस के पास में पावर होता है, या बीजेपी के हाथ में पावर होता है, और बीजेपी को पर्टिकुलर आदमी अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसके हाथ में पावर होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि इंडिविजुअल के हाथ में पावर होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, ही हैज गॉट द पावर, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का एफिलिएशन किसी पार्टी से है तो उसके कारण पार्टी को पावर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसको पावर इसलिए मिलती है कि ये जो बाइडेन बिलोंग्स टू दैट पार्टी, तो इसके कारण उसको पावर है। जबकि आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लिए, ही इज रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है, बट आप देखिए वो जब पावर में आता है तो रिपब्लिकन पार्टी को भी उतना पावर नहीं रहता है, कंप्लीटली वो इंडिविजुअली ही सारा पावर कंट्रोल करता है।
कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है पार्टी उसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये चीज है, पार्टी पॉलिटिक्स इज एक्चुअली द लोकस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं इट इज एन इनविजिबल एम्पायर, और पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल एम्पायर है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, वो पार्टी सिस्टम पे ही बेस्ड होती है। और पार्टी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हो सकती है पार्टी के, बता सकती हैं आप? कौन? जसवंत सिंह, जसवंत से बोलिए। Yeah, Jashmit, you can unmute yourself. अच्छा कोई नहीं, करिश्मा हेलो। आप ही जी जी जसवंत बोलिए। पार्टी हाँ, के एक पार्टी का क्या क्या फंक्शन है बताइए जरा। सब पार्टी का एक फंक्शन हो सकता है कि जो एरियाज के जो लोकल पीपल्स की डिमांड को एक यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाना, जो रूलिंग बिल्कुल गवर्नमेंट है उसके सामने प्रेजेंट करना उस डिमांड को, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है अपोजिशन के रूप में काम करना पार्टी का। बिल्कुल, डिमांड एग्रीगेशन है, डिमांड आर्टिकुलेशन है, और उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, पीपल को मोबिलाइज भी करना, पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, आइडियोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग करना, और गवर्नमेंट को पॉलिटिकल अकाउंटेबल एजुकेशन। बनाना। पॉलिटिकल एजुकेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल, ये सारा काम है पार्टी का, ठीक है। तो ये सारा काम एक पार्टी का होता है। बट अगर बट अब ये पार्टी को कौन कंट्रोल कर रहा है? फैमिली कंट्रोल कर रही है। तो इस फैमिली कंट्रोल कर रही है, तो आप फैमिली बिजनेस में अगर आते हैं, जस्ट लाइक एनी बिजनेस, जैसे कि आपका दुकान वगैरह सब है वो, या कोई भी अंबानी वगैरह के कंपनी वगैरह सब है, तो ये फैमिली अफेयर है। ठीक उसी तरह पार्टी भी एक फैमिली अफेयर बनती जा रही है। एक जो पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन पार्टी। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बताइए जरा सा। कौन है आगे? मोहित। एक फैमिली पार्टी अगर एक फैमिली कंट्रोल करती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इनइक्वालिटी हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं होगी, हर एक को फेयर चांस नहीं मिलेगा। अगर एक ही पॉलिटिक पार्टी से सारे लोग आते जाएंगे। और सर इसके अलावा सर कि डेमोक्रेसी को हार्म करेगा, सबसे मेन जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू रिटेन नहीं रहेंगी। स्पिरिट ऑफ चलिए, बिल्कुल डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही टोटली वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ? lack of inclusiveness लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, बिल्कुल सही है। और and कुछ? and for lack of the variety in agenda, public opinion. The single family, if there is a single family in politics, it will not reach to the entire society of the nation, or any particular societies of the nations. Only it will reach up to the certain decided level, pre-decided levels only. बिल्कुल, एक एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है, आपको मॉस्का की, पैरेटो की है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। इसमें कहता है कि पावर ऑलवेज लाइज विद द एलिट्स। कुछ पॉलिटिकल एलिट्स होते हैं, उसी के हाथ में पावर होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि आप पावर में कौन आते हैं, जैसे आप यहाँ का सेंटर में ही देख ले तो दो ही, या तो बीजेपी आएगी पावर में, या तो कांग्रेस आएगी पावर में। कांग्रेस आती है पावर में तो गांधी फैमिली के हाथ में पावर होता है। बीजेपी आती है तो कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग, वो आते हैं, ठीक है। तो ये अगर फैमिली बिजनेस होता है, तो ये इलीट जो होता है ये एक फैमिली होती है, ठीक है। और जितने लोग कनेक्टेड, जैसे समाजवादी पार्टी है तो ये यादव फैमिली जो है, और सिर्फ वही कंट्रोल करती है पावर को, बाकी के लोगों के पास पावर जा ही नहीं पाता है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल, और सबके पास में सबको पावर बराबर मिलती है, ठीक है, मिलनी चाहिए थियोरेटिकली, लेकिन वो हो नहीं पाता है। पावर किसके पास रह जाती है? सिर्फ एलिट्स के पास में, वो भी फैमिली के, एक फैमिली के साथ है, यानी दोज हु आर टाइड बाय ब्लड, बस उसी के हाथ में पावर रहती है। जबकि अगर फैमिली से बाहर जाए, जैसे मान लेते हैं बीजेपी का है, तो आपके पास चांस ये है कि चलो आप बचपन में आपने आरएसएस ज्वाइन कर लिया,
कुछ कुछ का उसमें झंडा उंडा वो कुछ कुछ उसका काम किया, तो 20 साल बाद आप भले ही चाय बेचते थे लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो ये इलीट स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्रैक्चर्ड इलीट स्ट्रक्चर होता है, तो लोगों के पास में, कॉमन मैन के पास में भी चांसेस है कि वो पावर में आ सकता है। तो ठीक है, जबकि फैमिली में आने से यही प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक था, और आपने बहुत लोगों ने बताया कि क्या क्या इशू हो सकते हैं। और किसी के पास में कुछ पॉइंट है, बताइए। Sir, party workers feel demotivated to work in the particular party. बिल्कुल, और Unworthy candidate, sir. बिल्कुल अनवर्दी कैंडिडेट भी आएंगे जरूर। Sir, और it is against organization ethics. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ठीक है। करिश्मा। Criminalization of Agenda or politics. manifestation of a particular party that becomes repetitive. रेपिटेशन, बिल्कुल सही है कि एक साइकिल है, इसमें भी एक थियोरी है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। एक बार एक एलिट पावर में आता है तो दूसरे बार दूसरे एलिट पावर में आएगी। एक फैमिली एक बार रूल कर रही है, बाद में दूसरी फैमिली रूल करने लगेगी कुछ 5 साल के बाद। ठीक है, बिल्कुल। और कौन, शायद जसवंत कुछ बोल रहे थे। Sir, जी, in this system, workers will remain workers for very long time, and very few will come on stage. बिल्कुल टॉप पे आप कभी नहीं पहुंच सकते चाहे कितना भी काम कर ले। बिल्कुल सही है, ये सारी इश्यूज है। तो यही सब इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। और इसमें आप स्टार्ट करेंगे उसी तरह से, आप जिसे क्वेश्चंस को स्टार्ट वहां से करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्या फीचर्स होनी चाहिए इसकी डेमोक्रेसी की, उसके बाद पार्टी की क्या फंक्शंस है, उसके बाद तब ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, इसको आप दिखाएंगे। फ्लरिशिंग बिजनेस में आप ये सारा चीज यूज करेंगे, नेपोटिज्म। बाकी आपने आप लोगों ने जो जो पॉइंट बोला वो सारा स्टार्ट, ये सारा जाएगा, और उसके बाद में अल्टीमेटली कंक्लूड करना है। इसमें ये डायनेस्टिक सक्सेशन वगैरह सब कुछ, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी नोटेड है जो आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाद में। और किसी को कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना है तो बता दीजिए। Sir, I have written something in chat section. If you can check that topic particular. ओके, लेट मी सी। Political awareness among social elite is inconsequential. Okay. ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। चलिए, क्या किसका था ये सर मैंने ही बताया था कि ये टॉपिक पूछा जा चुका है सीएपीएफ एग्जाम में। अच्छा, ये क्वेश्चन, लेकिन ये हाँ आर्गुमेंट राइटिंग में पूछा, लेकिन अच्छा, चलिए कोई नहीं। इसमें मेरे ख्याल से सफिशिएंट डिस्कशन हुआ है। बाकी इसमें मतलब फ्लरिशिंग बिजनेस है, ये सफिशिएंट डिस्कशन हो गया। अब इसमें आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, 300 वर्ड्स का है, तो कुछ सजेशंस जो है यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। जैसे 2 है, आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ चीजें दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली गई थी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की गई थी, जो कि एक इंटरव्यू वगैरह सब में भी आप बोल सकते हैं। एक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एंड इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ये 2 चीज। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की पार्टी के अंदर में इसका वोटिंग हो, ठीक है, तो जो मिसिंग है और उसी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कांग्रेस में अगर सब वर्कर्स बैठ के अगर सारे वर्कर वोट करे प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रॉब्लम गांधी फैमिली पावर में नहीं रह पाएगी। लेकिन वो ये वोटिंग ऑर्गेनाइज कौन करता है, यही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और यही लोग लीडर बनते हैं, खड़े होते हैं, दूसरा खड़ा भी नहीं होता है ये सारा। अगर उसके जगह मान लेते इलेक्शन कमीशन ही वो पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज करे, तो एक न्यूट्रल इलेक्शन होता है, तो दूसरे लोग भी पावर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 2 चीज जो है बहुत इफेक्टिव है। बाकी सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, और कुछ इसमें और भी पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फिर।
इसमें है कॉम्प्लेक्सिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, दो चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंडियन पॉलिटिक्स की। तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले इसको देखते हैं। कोई बताएंगे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन पॉलिटिक्स में? दीपाली? हेलो? May I, sir? ओके, श्योर, सागर बोलिए। Sir, there are certain complexities, like two tiers of the election systems, that is state level election systems and national level election systems. जैसे अभी चलिए, इनका कहना था 2 टियर, एक स्टेट इलेक्शंस होता है, फेडरल इलेक्शंस होता है, और यूनियन का इलेक्शन अलग होता है। हालांकि Sir, good evening. One Yes. could be perpetual cycle of election. It is never ending. सॉरी मोहित, Sir, I am telling perpetual cycle of election. परपेचुअल साइकिल ऑफ इलेक्शन। ओके, और कुछ? Sir, one point is that, sir, lack of coordination in ruling parties and opposition parties. That is, sir, जैसे sir, जो ruling parties कोई भी अगर law, अगर कोई भी इंडिया के लेवल के लिए लॉ कोई मेट करती है, तो जो अपोजिशन अगर पार्टी इलेक्ट होके आती है तो वो लॉ को वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसको रिजेक्ट कर देती है। बिल्कुल, एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज में प्रॉब्लम है कि Yes, sir. चेंज होती रहती है। सर इस वजह से इज दैट रीजन सर कि हमारा जो कंट्री है वो अभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, अभी वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये मेन इशू है सर। ये एग्जांपल ऑफ ये जो एग्रीकल्चर फार्म वो आया था हाँ सर अभी जैसे रूलिंग पार्टी ने बोला कि हाँ मैं ये फॉर्म ला रहा हूँ, तो जो अदर अपोजिशन वाली पार्टी थी उन्होंने कहा कि आफ्टर आई एम रूलिंग इन गवर्नमेंट आई कैन, मतलब वो सब हटा देंगे वो चीज़। तो ये सर ये बहुत ज्यादा ठीक है, चलिए ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दिखाता है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे आप किसी और जगह की आप अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम थोड़ी सिंपलिस्टिक है। फॉर एग्जांपल आपको यूके का या यूएसए का बहुत सिंपलिस्टिक सिस्टम है। यूएसए के सिस्टम में सिंपल है कि एक पार्टी, एक इंडिविजुअल हेड होता है नेशन का, और वो चलाता है वो चलाता है, कंट्री को रन करता है। ठीक है, यूएस में ये यूएस की थी। यूके में क्या होता है, एक पार्टी मेजॉरिटी से आती है एंड इट रन्स द होल कंट्री, पूरी कंट्री उसके कंट्रोल में होती है। और यूएस में क्या होता है कि स्टेट का अपना एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है और उसको सेंटर कुछ नहीं कर सकती है। इंडिया में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम लेवल पे ही कॉम्प्लेक्सिटी भी है। सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम जो है इट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एज वेल एज इट इज अ फेडरल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ये एक यूनिटरी पॉलिटिक्स के लिए बहुत फेवरेबल है। जैसे कि यूके की, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूनिटरी पॉलिटिक्स है, दैट मीन्स पार्लियामेंट कंट्रोल द होल नेशन। वहां पे स्टेट के पास में, प्रोविंसेस के पास में कोई पावर नहीं होती है। जबकि और फेडरल जैसे पार्लियामेंट्री और उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएसए में है, ये एक फेडरल पॉलिटी के लिए सूटेबल होता है कि वहां पे स्टेट के पास में इंडिविजुअली काफी पावर होता है और सेंटर के पास में लिमिटेड पावर होता है। हमारे यहाँ है दोनों का मिक्स बना दिया गया है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है लेकिन इसके साथ में फेडरल सेटअप भी है। तो एक सबसे पहले वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है पहला आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, जैसे गवर्नर के इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, गवर्नर के पास बहुत सारा पावर आ गया लेकिन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि यूएसए में गवर्नर्स के पास में वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों को, एंड उसके पास में जो पावर होता है वो अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं और वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे गवर्नर के पास में पावर है बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है आपका कि इंडिया में जो
पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, इसमें पार्टी के हाथ में पावर होता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, पार्टी के हाथ में पावर होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एक्सरसाइज करता है पार्टी के हेड, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी के हाथ में इंडिविजुअली काफी ज्यादा पावर है, जबकि होना चाहिए था पावर बीजेपी के हाथ में। अगर कांग्रेस पावर में आती है तो गांधी फैमिली के हाथ में पावर आ जाती है, जबकि होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के हाथ में पावर। ठीक है, जैसा कि यूके के सिस्टम में होता है। ये एक क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है कि लोकस ऑफ पावर कहाँ है। फिर इसके साथ भी बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे कि पार्टी स्ट्रक्चर में ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी है। पार्टी स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे जैसे पार्टी इज डिजाइंड वेस्टर्न वेस्ट में, जैसे पार्टी डिजाइंड है, जैसे कि दैट इज फॉर्म्ड ऑन द लाइंस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक लाइंस, कि यहाँ पे नीचे वर्कर होगा, उसके ऊपर में एरिया क्या क्या होता है, एरिया चीफ होगा, उसके ऊपर में रीजनल चीफ होगा, जैसे स्टेट चीफ होगा। तो एक ब्यूरोक्रेटिक लाइंस पे पावर अरेंज्ड होती है, पार्टी अरेंज होती है। लेकिन जो है लेकिन ये एक आइडियोलॉजी के अराउंड कोई पार्टी, बहुत कम ही पार्टी बनी हुई है, ज्यादातर फैमिली के अराउंड बनी हुई है, कास्ट, रिलीजन, इस पैरोकियल आइडेंटिटीज के अराउंड बनी हुई है पार्टी। ठीक है, इसमें पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए काम करती है, लेकिन आप देखिए कि फैमिली बिजनेस टाइप से बना हुआ है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पार्टी स्ट्रक्चर के लेवल पे भी है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी और क्या क्या लेवल पे हो सकती है, कुछ आप लोग भी बताइए। दीपांशु, सॉरी नीचे से देखते हैं कौन है। जी दीपांशु बोलिए। सर वोटिंग बिहेवियर चेंजेस। जी, वोटिंग बिहेवियर है, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में। वैसे कॉम्प्लेक्सिटी में आप बताइए कुछ। देखिए क्या है कि किसी टॉपिक, जैसे ये टॉपिक्स है ना, तो टॉपिक्स में एक रैंडम पॉइंट ना लाके एक स्ट्रक्चर में अगर आप पॉइंट को ढूंढते हैं ना, तो आपको थोड़ी आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पिलर्स या 3 हेड्स बताए। एक बताया कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी है, दूसरा बताया आपको कि पार्टी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है, तीसरा बताया आपको कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, जैसे कि गवर्नर का मैंने बताया था। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वो है स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर का पोजीशन। ठीक है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। और ऐसे ही कुछ अगर पिलर्स आप पहले आइडेंटिफाई कर ले तो पॉइंट्स मिलना आपको आसान हो जाएगा। और क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं, कुछ बताइए कोई। Sources of political systems. There are many sources in Indian political system. It बिल्कुल, makes complex. एक ये भी है कि हौच पौच कर देता है सब कुछ को। बिल्कुल सही कर रहा है आप। और कुछ बताइए। सर स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे एंड सर जो पंचायती सिस्टम पे सर वो कोऑर्डिनेशन नहीं मतलब है एक प्रॉपर। जैसे जो पंचायती सिस्टम है ना वो ग्रास रूट पे काम करता है, बट इन सेंट्रल सर अगर सेंट्रल देखा जाए तो सर वो उतना अच्छे से मतलब पीपल को कैच नहीं कर सकता जितना पंचायत सिस्टम कैच कर सकती है। बट अगर देखा जाए तो फिर इस वजह से सर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ग्रास रूट लेवल पे वर्क नहीं हो पाता। चलिए, ये भी है, कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम है, 3 टियर स्ट्रक्चर है उसमें भी प्रॉब्लम है। चलिए सही है। एक प्रॉब्लम और बताते हैं आइडियोलॉजी लेवल पे। जैसे आपने कहा कि आइडियोलॉजी लेवल पे, जैसे कि हमारा सिस्टम ना तो कम्प्लीटली, आप इकोनॉमिक सिस्टम देखिए तो ना तो हमारा कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक है, ना तो कम्प्लीटली सोशलिस्टिक है, हमारा बीच में है कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसमें भी देखें तो हमारा ना तो कम्प्लीटली सेक्युलर है हम लोग, कि कम्प्लीट कि रिलीजन से कम्प्लीटली अलग भी नहीं है, रिलीजन के कम्प्लीटली हम लोग ये रिलीजियस भी नहीं है कम्प्लीटली, हमारा स्टेट बीच में है कुछ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हाइब्रिड सिस्टम है। बिल्कुल, तो इसी तरह से हर जगह हम लोग का जो है ना मिडिल पाथ लिया गया है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अलग अलग, जैसे आप ये भी देखते हैं, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ही देखते हैं, ना तो हम लोग यूनिटरी हैं कम्प्लीटली, ना तो फेडरल है, हम लोग क्वासी फेडरल है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। रीजनलिज्म सर। बिल्कुल, रीजनलिज्म भी है। हम लोग एक नेशन भी नहीं है, एक नेशन स्टेट खुद को बोलते हैं, बट वी आर एक्चुअली मल्टीपल नेशन विद इन अ स्टेट।
कोई किसी को, आप लोगों को पता है डिफरेंस एक नेशन में क्या है, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, और एक पीपल का अंदर का फीलिंग है जो वी शेयर अ कॉमन सोसाइटी एंड कॉमन कल्चर। बिल्कुल। देखिए नेशन क्या होता है, नेशन नेशन जो होता है इट इज फीलिंग ऑफ वननेस, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस। अगर कुछ लोग हैं उनको ऐसा फील होता है कि वी आर वन, के कुछ यूनिटी के फैक्टर है जो हमको बाइंड करती है एक साथ, तो ये हो गया एक नेशन फॉर्म करेगा। वो किसी भी रीजन पे हो सकता है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम, जैसे ये नेशन कॉन्सेप्ट यूरोप से आया, तो अगर और वहां पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे नेशन बताए हुए हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को लगा कि हम लोग एक साथ एक नेशन फॉर्म करते हैं, वो हो गया इंग्लैंड। फ्रेंच बोलने वाले लोगों को लगा कि हम लोग एक नेशन होना चाहिए, बन गया फ्रांस। जर्मन बोलने वाले जर्मनी, ठीक है, उसी तरह इटालियन बोलने वाले इटली। ऐसे हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पे नेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, और ये फीलिंग ऑफ वननेस किसी भी तरीके से आ सकता है। रिलीजन के बेसिस पे भी आ सकता है, पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस पे, इजराइल रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं एथनिसिटी के बेसिस पे, जैसे द्रविड़ नाडु का डिमांड होता था वो एथनिसिटी के बेसिस पे। फिर और भी है, जैसे रिलीजन के बेसिस पे आप देखिए इसका जो पंजाबी सूबा, सॉरी पंजाबी खालिस्तान का जो डिमांड था वो रिलीजन के बेसिस पे। एथनिसिटी के बेसिस पे नागालिम का डिमांड हो रहा है, वो सब। और कुछ डिमांड्स अभी भी हैं, जैसे कि बलोचिस्तान का डिमांड, फिर आपको कुर्दिस्तान का डिमांड, आप इंडिया के बाहर अगर देखते हैं ये सब। तो ये एथनिसिटी के बेसिस पे अलग अलग रीजन, अलग अलग किसी भी फैक्टर के कारण अगर इफ देयर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, तो उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। दूसरा स्टेट, स्टेट सिंपल है। स्टेट जो होता है, जिसकी आपने कहा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री किसी चीज को ये करती है, गवर्नमेंट है और कुछ पॉपुलेशन पे अगर रूल कर रही है, देन दिस इज स्टेट, इट फॉर्म्स द स्टेट, ठीक है। एक टर्म आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट एक स्पेसिफिक टर्म है, इसमें 4 चीज होती है। पहला वही होता है कि आपके पास में एक टेरिटरी होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, और उस पे रहने वाले कुछ पॉपुलेशन होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अंटार्कटिका कोई पॉपुलेशन ही नहीं है तो वो कोई स्टेट फॉर्म नहीं करेगा, नेशन स्टेट। डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन, उस पर एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और उसके बाद इस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। और अगर ये 4 चीज आ जाता है तो ये फॉर्म करता है नेशन स्टेट, ठीक है। तो जैसे आप मान लेते हैं, एक सिंपल सा टर्म लेते हैं, बंगाल का ले लेते हैं। बंगाल में अगर बंगाल अगर हम लेते हैं, इसमें 3 चीज, बाकी 3 चीज, डेफिनेट टेरिटरी है एक, पीपल है, गवर्नमेंट है, ये 3 चीज है। लेकिन चौथा चीज सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी इंडियन स्टेट के हाथ में है। तो वो एक नेशन स्टेट नहीं फॉर्म करता, बट इट फॉर्म्स द स्टेट। एक जिसको स्टेट भी नहीं, वो उसको प्रोविंस एक फॉर्म करता है, एक विद इन अ नेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन एक नेशन की अगर बात करें ना, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं और अलग अलग ग्राउंड पे हैं। जैसे आप पंजाब ही देख लें, पंजाब में पंजाबी लोगों के बीच अगर यूनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो वो एक नेशन फॉर्म करता है। मराठी लोग एक नेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, और दूसरे आसामीज एक नेशन फॉर्म करते हैं, इसीलिए आउटसाइडर के खिलाफ होता है वायलेंस। उधर तमिलनाडु वगैरह सब है, ये सब एक नेशन फॉर्म करता है। एंड दीज नेशंस आर कंटेन्ड विद इन अ नेशन स्टेट, इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के बारे में ये भी कहते हैं कि इंडिया इज ए स्टेट दैट हैज मल्टीपल नेशंस इन इट। तो इसको कभी कभी बोलते हैं, इट इज रॉन्ग टू कॉल इंडिया नेशन स्टेट, इट शुड बेटर बी कॉल्ड अ स्टेट नेशन, अ स्टेट विथ मल्टीपल नेशंस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इतना जाने के लिए इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि नेशन स्टेट और नेशन स्टेट बीच में डिफरेंस, तीनों के बीच में। कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा डेविएट हो गए, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में थे। कोई बताएंगे कहाँ से हम लोग इधर आ गए थे? सर हम बात कर रहे थे कि किस बेसिस पे पार्टीज बनती है, मतलब
द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, उस तरफ थे मतलब। हाँ, ये भी पार्टी में कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पार्टी में कॉम्प्लेक्सिटीज पे और इंडियन पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे। और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है इंडियन पॉलिटिक्स पे, कुछ बताइए। Heavy criminalization of politics, use of money, muscle power. बिल्कुल, ये भी है। चलिए, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जो लोग वोट करेंगे वो पावर में आएंगे, लेकिन वोट डरा के भी लिया जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। Interference of national issues in the local elections. It might be a complex. हाँ चलिए, ये भी है, इलेक्टोरल इश्यूज है, बिल्कुल। सर और कुछ? इंडियन पॉलिटी को कहते हैं कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट। तो सर स्टेट ऑटोनॉमी नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इमरजेंसी पावर्स वगैरह सेंटर के हाथ में बहुत सारा पावर है। हाँ। और कभी भी स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आज स्टेट है, कल को नहीं है, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। तो और कुछ? सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. जो आप बोल रहे हैं ना कि स्टेट इंडिया इज एक्चुअली नॉट अ नेशन, लाइक अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स एक्चुअली। कलेक्शन ऑफ नेशंस, इंडिया इज हाँ, स्टेट कलेक्शन ऑफ नेशंस। बट Yes, yes. सर हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहली आर्टिकल है यही तो डिफाइन करती है ना कि भारत इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ, लाइक इट्स अ नेशन, अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। हम लोग तो यूनियन बोलते हैं, वी डोंट कॉल आवरसेल्व्स अ फेडरेशन। देखिए, एक दो चीज होता है। एक टर्म जैसे स्टेट यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज किया गया ना स्टेट, वो हम लोग को एक स्टेट जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको यूपी स्टेट है, ये आपको पंजाब स्टेट, ये सब स्टेट है। तो इसका किसके लिए स्पेस, जो टर्म, जो सही टर्म यूज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टर्म, वो है प्रोविंस होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 जो बोलता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट उसको एक्चुअली लिखा होना चाहिए इंडिया इज अ यूनियन ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। अब स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन हम जनरल सेंस में अगर देखें तो उसका स्टेट का हम लोग राज्य एक अलग ही मीनिंग देखते हैं, प्रोविंसेस के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो स्टेट आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका यूज किया गया है, प्रोविंस के लिए उस स्टेट का यूज किया गया। और यहाँ पे जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल टर्म है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। आप वो एक्चुअली वहाँ पे प्रोविंस होना चाहिए यूज, और ये पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिक्स का एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है स्टेट। ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने सफिशिएंट कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है। थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे बात करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बताइए कोई। Loss of power. लॉस ऑफ पावर, ये मेरे ख्याल से सब जगह है, कुछ स्पेसिफिक बताइए। Like no confidence motion and all. बिल्कुल, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टेबिलिटी के लिए है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कम करने के लिए। बट ये इसलिए है, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल। ये एंटी डिफेक्शन आप बोल सकते हैं, ये जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, डिफेक्शन। और कुछ बताइए। चलिए ठीक है, एक साइड से डील करते हैं। डिफेक्शंस, इंडियन पॉलिटिक्स में ये डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, होती थी और अभी भी होती है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक पॉइंट, हम डिफेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में डील करते हैं। क्या है कि डिफेक्शन, सबसे पहले तो आप इनिशियली जो है, आपको कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, तो चेंज करते रहता था। एक टाइम आया था जब आया राम गया राम पॉलिटिक्स आ गया, कि आज एक दिन में एक किसी आदमी ने, गया राम वाज अ पर्सन फ्रॉम हरियाणा हु चेंज हिज पार्टी 4 टाइम्स इन अ सिंगल डे, ठीक है। तो उसके कारण वो टर्म आया, एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया उसके बाद। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में एक उसके कारण आता है। दूसरा, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है लोगों का, उसी के कारण। बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, ठीक है, चल रही है, ऐसा लगता है कि हवा इसकी है, लेकिन वो किसी और की ये बन जाती है। तो कहते हैं यहाँ पे जो एग्जिट पोल्स वगैरह, सॉरी, इसके पहले, इलेक्शन के पहले कौन सा पोल होता है, एक मॉक, कौन सा पोल बोलते हैं? Opinion poll. ओपिनियन Exit पोल्स। polls. हाँ, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स वगैरह सब आप देखते होंगे। ऐसा शायद ही कभी होता है कि ओपिनियन पोल्स सही आते हैं।
ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी और बन जाती किसी और की सरकार, ये सब भी हो जाता है। तो एक वो प्रॉब्लम है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। दूसरा, सरकार बन जाती है, उसके बाद पूरा का पूरा पार्टी ही, जैसे एमपी में सरकार बन गई कांग्रेस की, उसके बाद पूरी की पूरी आधी पार्टी डिफेक्ट कर गई और बन जाती है इसकी। या आप महाराष्ट्र में देख लेते हैं, अलायंस प्री पोल अलायंस एक था, उसके बाद इलेक्शन खत्म होता है और एक पोस्ट पोल अलायंस दूसरा फॉर्म हो जाता है, कोई और पार्टी सरकार बना लेता है, इलेक्शन कोई और जीत के आता है, भारत सरकार कोई और बना लेता है। ये सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। बाकी और कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बताइए। Directions of governor into the state matters. बिल्कुल, ये भी है। देखिए, इसमें भी हम लोग सोचते हैं एक कुछ पिलर वाइज करते हैं तो सही रहेगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी दो तीन इसमें देखते हैं। एक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स पे भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है। जैसे देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट जो है, यही एक क्लियर नहीं है। आपने कहा कि कल को एक स्टेट था, आज खत्म हो जाता है, क्योंकि द स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर क्लियर एग्जांपल है। या किसी स्टेट का बाउंड्री था, कल को वो चेंज हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश अपना एक बड़ा सा स्टेट था, उसको तोड़ दिया गया, बन गया तेलंगाना, एक नया स्टेट बन गया। अनप्रिडिक्टेबिलिटी वहां पे आ जाता है। दूसरा, स्टेट के पावर पे आ जाते हैं कि स्टेट का पावर, जैसे यूएस में क्लियरली डिफाइंड है, हाँ इसके पास में इतना इतना पावर है, उसको सेंटर नहीं ले सकती है। और क्लियरली डिफाइंड है यूके में कि क्लियरली कि भाई इतना इतना स्टेट के हाथ में कोई पावर नहीं है, जो भी पावर है सेंटर के हाथ में। इंडिया में क्या है, पता है स्टेट के हाथ में इतना पावर है, लेकिन कब तक पावर है यही पता नहीं है। कल को प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, पावर खत्म। कल को इमरजेंसी आ जाती है, पावर खत्म। ठीक है। तीसरा क्या है, आपको इंस्टीट्यूशंस के कारण, जैसे कि गवर्नर वगैरह, उसका मैनिपुलेशन होता है, उसके कारण ये सब। चौथा, वही पार्टी के कारण डिफेक्शंस वगैरह हो रही है। और पांचवा, आपको ये सॉरी इलेक्शंस में पीपल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन के कारण इलेक्शन कभी चेंज करता था, स्विंग वोट्स बहुत ज़्यादा होती है कि किसी और को ऐसा लग रहा है कि किसी और को होगा, कोई और पार्टी में पावर में आएगा, लेकिन कोई और आ जाता है। तो ये सारे बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैं। हर एक पॉइंट सर मेरा एक जी सर एक बोलिए। पॉइंट सर ये हो सकता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में कम है एज कंपेरिजन टू मैन पॉलिटिक्स में। विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में से किस में आएगा? सर अनप्रेडिक्टेबल में इसको हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि सर कभी क्या होता है ना कि फ्री एंड फेयर जस्टिस भी, मतलब जैसे अब वुमेन रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं जो उनके बैकग्राउंड की, मतलब जैसे वुमेन जो होगा उनको कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से, मतलब वो उनके इमोशन को समझ सकती हैं एज कंपेरिजन टू मैन। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं इस क्वेश्चन में। समझ रहे हैं? आपका सर पॉइंट वैलिड है, अभी बट इज इट रेलिवेंट फॉर द रेलिवेंट टू द क्वेश्चन? हाँ तो सर इसी मेरे साथ एक मेरा पॉइंट है। जी आई एम नॉट श्योर कि सही है कि जैसे अपने यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू नीड टू एक्वायर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट बिफोर बिकमिंग अ मिनिस्टर। 6 महीने का टाइम मिलेगा उसे, तो चलिए वो बन भी कर डाल सकता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप वो भी एक पॉइंट डाल सकते हैं। और उसमें फिर डायरेक्ट नॉमिनेशन कर सकता है राज्यसभा से वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें सफिशिएंट डिस्कशन हो गया, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट। आपको भी पता है कि सब लोग, ऐसे बहुत लोग कॉमन नॉलेज है कि भाई पार्लियामेंट काम नहीं करती है। तो आप बताइए, पार्लियामेंट काम नहीं करती है, क्या क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या क्या एविडेंस है कि पार्लियामेंट काम नहीं करती है? लाइक अभी जो सेशन गया है विंटर सेशन, उसमें हेलो हेलो जी जसवंत जी बोलिए। हाँ सर, जैसे कि अभी जो विंटर सेशन गया है अभी, और जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ मैंने स्टडीज की हैं, जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसमें पता चला कि जो पार्लियामेंट का जो वर्किंग अभी पूरे ईयर में अगर देखा जाए तो 70 डेज पे आ चुका है, जबकि 1950s एरा के बाद से यानी कि
21st सेंचुरी तक स्टार्ट हुई है, तब तक तकरीबन 120 डेज मीटिंग हुआ करती थी हर साल। बिल्कुल तो सही। हाँ, ये जो डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ डेज का, जो सिटिंग का, जो वर्किंग का पार्लियामेंट के अंदर, एक ये इसका एविडेंस है। बिल्कुल। और दूसरा बोलिए। और सर और सर without any discussion bill are getting passed. For example, you can state example of farm law. मोहित जी एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ कि बिना कोई प्रॉपर डिस्कशन के बिल पास हो जाते हैं, फिर कोई भी मोशन कट मोशन लगा देते हैं। फार्म लॉ का एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल डिस्कशन नहीं हो रहा है। और कुछ? लाइक इनका सर ये कहना है, मैं समझ गया कि इसका ये कह सकते हैं कि मनी बिल का यूज करते हैं बहुत सारे जो लॉज हैं उनका एक इलीगल तरीके से जल्दी से पास आउट कराने के लिए। बिल्कुल, बाईपास भी करते हैं प्रोसीजर्स यस। को। हाँ, और और कुछ मनी बिल वाला? हाँ, इसके अलावा सर, जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनका फंक्शन, अगर ये जो करंट जो 16th और 17th लोकसभा में देखें तो लगभग नील के बराबर है उनका फंक्शनिंग। स्टैंडिंग कमेटी, बिल्कुल सही। यस। और कुछ बोलिए। उनका हाँ, और सर एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया था अभी रिसेंटली। उनको तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि जो उन्होंने कहा था कि अगर जब सस्पेंड ही कर दिया जाएगा तो पार्लियामेंट ही रन नहीं करेगी तो फिर कंट्री कैसे रन करेगी। चलिए, एक एंटी डिफेक्शन भी है, और इसे मतलब कि सस्पेंशन जो आपको क्या जुडिशियल पावर जो है इसको पार्लियामेंट का भी जुडिशियल पावर्स है ना कुछ, जैसे मेंबर्स को सस्पेंड करना, उस पर पीनल एक्शंस लेना, ये सब चीज। ठीक है। एक्सट्रीम और यूज कुछ? ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू फॉर्मुलेट लॉज एंड लेजिस्लेचर। जो हम लोग मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो पार्लियामेंट में लॉ नहीं फॉर्म करके दे आर जस्ट मेकिंग द स्केलेटन और फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल दे रही है कि इसको फॉर्मुलेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही। एग्जैक्टली। और कुछ? unnecessary walkout from the house. बिल्कुल, वॉकआउट हुआ। इसके अलावा Unnecessary सर protest and unconstitutional language and demonstration. बिल्कुल। और कुछ? ऐसा भी सर एलिज किया जाता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपोजिशन को ज्यादा टाइम नहीं दे रही है वहाँ पे कंसल्टेशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ये भी है कि रूलिंग पार्टी और इसके अलावा सर जो अपोजिशन है उसका एक रिस्पॉन्सिबल जो अपोजिशन का रोल निभाना चाहिए पार्लियामेंट में, जो डेमोक्रेसी के अंदर वो अपने कंप्लीट तरीके से निभा नहीं पा रही है। इररिस्पांसिबल ओपोजिशन। यस। ठीक है। और कुछ? Lack of reconciliation between opposition and ruling party. चलिए, ये साथ में। और कुछ? देखिए, ये सारे एविडेंस थे कि क्या क्या इसका कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका एविडेंस था। पहला एविडेंस यही पे है, मैं कहा कि एक तो सबसे पहले देखिए कोविड में एक सेशन ही कैंसिल कर दिया गया था, तो पहली बात वो होगी। सेशन होता भी है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ सीटिंग्स नहीं होते हैं, जैसा कहा गया 70 डेज में सीटिंग आ रहा है, जबकि पहले 120 डेज या उससे ज़्यादा होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर सीटिंग होती है तो उसमें डिस्कशन नहीं होने दिया जाता है, वॉकआउट होता है, प्रोटेस्ट होता है, कुर्सियां तोड़ी जाती है जो। और डिस्कशन होती भी है तो बहुत सारे बिल होते हैं जिस पे डिस्कशन बहुत सारे बिल होते हैं जिस पे डिस्कशन नहीं हो पाता है। एक होता है, बजट में आपने पढ़ा होगा, गिलोटीन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गिलोटीन। तो गिलोटीन जो होता है उसमें बिना डिस्कशन किए ही डायरेक्टली पास कर दिया जाता है। एक वो भी है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है कि बाईपास कर दिया जाता है प्रोसीजर, जैसे कि मनी बिल पास कर दिया तो राज्यसभा कंसीडर ही नहीं कर पाती है। रूलिंग पार्टी इन पावर इज ऑलवेज जो होता है मेजोरिटी में होती है लोकसभा में, तो अपोजिशन के हाथ में कोई पावर ही नहीं रह जाता है मनी बिल में। ये हो जाता है। फिर एक प्रॉपर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो स्टडी करती है बिल को, प्रॉपर कंसल्टेशन होता है, और तब उसमें कुछ खामियां होती है तो दूर होती है, उसके बाद पास होता है। तो स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं जा रही है, वो भी आ रहे हैं, ये सारा चीजें। और इसके बाद क्या होता है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। जैसे कि आप मान लो यू आर फ्रॉम बीजेपी और आपको पता है कि फार्मर के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपोज नहीं कर सकते जब फार्मर बिल पास हो रही है, क्योंकि पार्टी ने व्हिप इशू कर दिया है। तो अगर आप अपोज करते हैं तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, हाउस की मेंबरशिप चली जाएगी। तो इसके कारण आपका जो
राइट टू स्पीच है और राइट टू वोट है, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों ने आपको एमपी बना के भेजा है पार्लियामेंट में, बट नाउ यू हैव बिकम अ स्लेव टू द पार्टी। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर सही बताया कि पार्टी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी आता है कि पार्टी जो पार्लियामेंट है वो एक स्केलेटन बिल ही पास करती है, तो डिस्कशन सफिशिएंट हो नहीं पाता है और बाकी बाद में ब्यूरोक्रेट्स उस पे बायलॉज वगैरह ला के वो आगे फिल करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज है जिसके कारण, जिससे ये दिखता है कि हमारा पार्लियामेंट सफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब इसका ये एविडेंस हो गया, तो अब इसका रीजन भी देखते हैं आखिर क्यों काम नहीं कर रहा है, कुछ बताइए। मोहित। यस सर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, लाइक मेजोरिटी पार्टी की ज्यादा सीटें हैं। जी, मेजोरिटी पार्टी मतलब एक सिंगल पार्टी की बहुत ज्यादा सीटें हैं, या इसके जगह आप बोल सकती हैं कि वीक अपोजिशन। यस सर। ठीक है, आगे बोलिए, दूसरा रीजन बोलिए। सर कोऑर्डिनेशन कम होती है जब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में। जैसे कि अभी वो लोकपाल का बिल था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, और जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कमेटी को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोकपाल को अपॉइंट करना और सिलेक्ट कमेटी जो भी थी वो उसका काम डिले हो रहा था। बिल्कुल, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, ये सब भी है। तीसरा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या था कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है जिसके कारण लोग बोल नहीं पाते हैं, तो पार्लियामेंट करें। चौथा कुछ बोलिए सर, और सर इसके अलावा जो कई स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन ऑब्लिगेटरी नहीं होती, वो जस्ट की एडवाइजरी होती है। बिल्कुल, कमिटीज की रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, हालांकि एडवाइजरी होनी ही चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो अल्टीमेट डिसीजन जो होता है पार्लियामेंट के हाथ में ही होना चाहिए। तो इस टाइम कमिटी का सिर्फ काम है कि ये इन्फॉर्म डिसीजन ले सके पार्लियामेंट, और उसके लिए काम करती है। ठीक है, फिर आगे बोलिए कुछ। इसके अलावा सर जो क्वेश्चन आवर होता है, जहाँ पे कोई भी मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन करता है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, क्वेश्चन आवर का यूज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, बहुत जगह जबकि क्वेश्चन हमने आवर देखा तो कैंसिल भी पिछले कर दिया जाता है। यस, मानसून सेशन में पिछले साल कैंसिल कर दिया, हटा ही दिया था पूरा उसमें से, है ना, बिल्कुल, तो इस वजह से भी ये हो रहा है। और कुछ बोलिए। एक चीज किसी ने नोट किया है कि पार्लियामेंट में हंगामा तब से ज्यादा बढ़ा है जब से लाइव टीवी कवरेज हो रहा है पार्लियामेंट का। कुर्सियां तोड़ती हैं तो खुद अगर आप तोड़ते हैं पार्लियामेंट में तो पूरा देश देखता है, आप क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में सब लोग देखता है, तो दैट बिकम्स एक कि आपके लिए एक पॉलिटिकल इशू भी, पॉलिटिकल एक तरह से समझ लीजिए कि हमेशा आपका एक पॉलिटिकल कैंपेन ही चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर अंदर भी। ठीक है, लाइव टीवी के कारण। यस सर, जैसे अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने वो एक पर्टिकुलर मूवी के सपोर्ट में कि कुछ कहा था। जी जी, होता है। और कुछ। चलिए ठीक है, ये रीजंस थे, तो आगे चलते हैं। इसमें इसके लिए क्या सजेशंस दे सकते हैं आप लोग, बताइए। सर इसका एक सजेशन ये होता है, नो वर्क नो पे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है कि नो वर्क नो पे, जितना काम होता है सैलरी उतनी ही दी जाए, बहुत एक्सट्रीम है। चलिए सही है, यानी फिर बोलते हैं। इसके अलावा सर हम कर सकते हैं कि एक मैंडेटरी नंबर ऑफ डेज में मेंशन कर सकते हैं, इतना होना ही चाहिए एक ईयर के अंदर सिटिंग बिल्कुल, होना चाहिए। मैंडेटरी नंबर ऑफ सिटिंग्स एक होता है, एक इसमें एक बोलते हैं सेशन जो होता है, मतलब कि एक कैलेंडर होना चाहिए सारे सेशंस का। ठीक है, ये एनुअल यस सर। कैलेंडर होना चाहिए ऑफ सिटिंग्स। ठीक है, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि कोई सेशन को कैंसिल कर दिया गया, ये सब नहीं हो पाएगा। और कुछ। इसके अलावा सर जो अपोजिशन है उसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, इसमें एक हाँ सजेशन आप दे सकते हैं
कि ठीक से जैसे यूके में होता है शैडो कैबिनेट बनता है विच यस सर। वो शैडो कैबिनेट जो है पर्टिकुलर, जैसे कि बीजेपी की सरकार चल रही है तो शैडो कैबिनेट मान लेते हैं कांग्रेस बना लेती है। तो कांग्रेस बीजेपी में जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर होगा, कांग्रेस में भी एक फॉरेन मिनिस्टर, शैडो फॉरेन मिनिस्टर होगा, एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक शैडो होम मिनिस्टर होगा। एंड ये इन सब का काम ये होगा कि पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करना कि वो जो मिनिस्ट्री है वो किस तरह से काम कर रही है। इससे एक रेडी ये लोग एक तरह से होता है कि दीज मिनिस्टर्स आर इन ट्रेनिंग, आर इन वेटिंग, कि कल को जैसे सरकार गिरती है ये लोग वापस तुरंत इमीडिएटली आ जाएंगे पावर में और काम बड़ी आसानी से रिज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड है। ठीक है, तो इससे जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक एक मूव्स को देख रही है मिनिस्ट्री का, सबका क्या हो रहा है। आगे बोलिए कुछ और। Sir, strict Suggestion? disciplinary actions against MP for their ill behavior. बिल्कुल डिसिप्लिनरी एक्शंस। और कुछ? सर इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो पार्लियामेंट की और जो जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनका एक प्रॉपर जो बिल्स वगैरह हैं उनके पास रेफर किया जाए, जिससे बिल्कुल, कि एक प्रॉपर मैंडेटरी सफिशिएंट उनको रेफरल, एनालाइज कर सकें। एक मैंडेटरी, बिल्कुल एक मैंडेटरी रेफरल हो बिल्स का इसके पास में। और कुछ? चलिए ये सब ठीक है, ये सब भी है। आप उसमें भी ले सकते हैं कि हाँ ये इतना ही सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। और कुछ क्वेश्चन था अमन? नो सर। इसमें एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था सर, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। अच्छा यूसीसी का क्या क्वेश्चन था? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर, ऐसा कुछ था। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर लाइक अभी जो बुर्का वाला इशू चल रहा है सर। हेलो। हाँ तो उस पे सर ये एक क्वेश्चन ये बनता है, इज रिलीजन डिवाइड अस और यूनाइट? अच्छा चलिए शुरू करते हैं। रिलीजन, डज रिलीजन डिवाइड अस और यूनाइट अस, डिस्कशन कर लेते हैं। यस सर। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है डिवाइड अस और यूनाइट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। चलिए वैसे आप लोग इस लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर, या नहीं तो कंक्लूड कर सकते हैं, जो मर्जी जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यस तो स्टार्ट कीजिए डिस्कशन। डज रिलीजन डिवाइड अस और यूनाइट अस, क्या करता है आपको, किसको क्या लगता है आपको, डिवाइड करता है या यूनाइट करता है? सर दोनों एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा ना सर इसमें, कि हाँ ये जी डिवाइड करता है देन फिर उसके बाद नहीं करता आपको है। क्या लगता है, कंक्लूजन आपको क्या लगता है, डिवाइड करता है या यूनाइट करता है? बैलेंस करके चलना। बैलेंस लिखना पड़ेगा सर। लिखना तो पड़ेगा, हम हाँ। पूछ रहे हैं कि लगता क्या है आपको? नहीं सर, रिलीजन मतलब एक व्यक्ति का एक इंटरनल वे है जीने का, चलिए तो बिल्कुल। उसका सर मेन उद्देश्य यही पर्सपेक्टिव है। यस यस। पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है सर। जैसे कि यूएस है तो वहाँ पे रिलीजन यूनाइट करता है, इंडिया है तो डिवाइड करता है। इंडिया में यूनाइट नहीं करता। चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों एस्पेक्ट देख लेते हैं। रिलीजन कहाँ कहाँ डिवाइड करता है पहले ये देखते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करता है, डिफरेंट बोलिए बिलीफ कोई। सर, डिफरेंट बिलीफ। फॉर एग्जांपल The different हिंदू में ideologies. डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। बिलीफ, प्लेस ऑफ वर्शिप। और कुछ बोल। डाइवर्सिटी सर। डाइवर्सिटी, आप उसी का दूसरा नाम बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ Extremism. क्या? Extremism against different religion. हाँ ये है इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमिज्म, या इसको कम्युनलिज्म भी बोलते हैं। यस सर, कम्युनलिज्म बिलीव्स। ठीक है, कम्युनलिज्म। और इसके अलावा सर जो एंटी कन्वर्जन लॉज जो अभी हम देख रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज ये डिवाइड करता है। यानी कि एक तरीके से सर उसी डिवीजन को, एक सेपरेशन को बढ़ावा देता है सर, कम्युनिटी को, चलिए पर्टिकुलर हाँ, कम्युनिटी को टारगेट करके। चलिए सही है वो भी, चलिए ठीक है। और कुछ? रिलीजन और पॉलिटिक्स जब आपस में इंटरफेयर करते हैं तो बिल्कुल, पॉलिटिक्स यानी सॉरी सीकिंग वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑन पैरोकियल ग्राउंड्स, ठीक है। और कुछ? Self-autism. क्या?
सर सेल्फ ऑथिज्म मींस अपने रिलीजन को सर वो दिखाना सुपीरियर टू अदर्स। सेल्फ ऑथिज्म स्पेलिंग बोलेंगे? AUTHOSION। अच्छा, THOSIN, सेल्फ ऑथिज्म। चलिए, एक नया वर्ड है मेरे लिए। सुपीरियर। ठीक है। ये था पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, ये सब कहते हैं। एक वैसे कम्युनलिज्म के बारे में मेरे ख्याल से शायद इनकी कोट है, सर योगेंद्र यादव या किसकी तो कोट है, जिसने कहा कि इस कम्युनलिज्म को उसने डिफाइन किया एज पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन, कि धर्म के नाम पे आप सियासत करते हैं, इसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं। इसके साथ और भी कुछ कुछ है, जैसे आप रिलीजियस राइट्स देख लीजिए, दंगे फसाद वगैरह सब, वो रिलीजन है इसीलिए तो रिलीजियस राइट्स होते हैं, इतने डिफरेंसेस है इसीलिए तो। और कुछ कुछ जहाँ पे डिवाइड करता है, जैसे पॉलिटिकल डिमांड्स हैं ना, आपको खालिस्तान का डिमांड हुआ था, पाकिस्तान बना, ये सारा चीज किस लिए? रिलीजन के नाम पे ही हुआ ना, ये सारा चीज है। ठीक है। और ये सब है, डिवाइड करता है। तो यूनाइट कैसे कैसे करता है रिलीजन? कोई बोलिए, दीपाली बोलिए। सर हम लोग अपने वो फ्रेंड्स के घर पे अपने दूसरे लोगों का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाते हैं, लाइक ईद मनाने। और सर जब मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ मिल करके दिवाली मनाती है, लाइक इन दिस सेंस हम यूनाइट होते हैं रिलीजन से। जी बिल्कुल, सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस। हाँ चलिए, कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस, देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई धर्म ही नहीं है लोगों के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं है, सब लोग एक धर्म के हैं, तो वो लोग कास्ट के नाम पे लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, सब लोग एक ही कास्ट है तो लोग स्किन कलर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे यूरोप देख लीजिए, सब लोग एक ही रिलीजन, क्रिश्चियन, तो कास्ट के नाम पे। इंडिया में मान लेते सारे हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो लोग कास्ट के नाम पे लड़ेंगे इंडिया में। अगर यूरोप में सब लोग एक ही रिलीजन है तो वहाँ पे, और कास्ट भी नहीं है, तो लैंग्वेज के नाम पे लोग, बहुत सारे नेशंस बट गए, ये सारा। तो अब ये सारा ये रीजन है कि अलग अलग लोग तो लड़ेंगे ही ना किसी न किसी चीज पे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम रिलीजन या किसी चीज पे लड़े, जरूरत ये है कि हम सीखें कि ये डिफरेंसेस के साथ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, और कुछ? Sir, concept of Sarv Dharam Sambhava, which is treating all religions equally. The बिल्कुल people who believe in this particular ideology. बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये पहले जो दीपाली की बात थी, बिल्कुल वही बात आपने कही, सबधर्म संभाव। और कुछ? टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस। बिल्कुल, रिलीजन टीचेज अस टॉलरेंस, जैसे बहुत सारी चीजें हैं रिलीजियस टीचिंग्स में। ठीक है, रिलीजन व्हाट इज, बेसिकली रिलीजन इज अ मोरल कोड। ठीक है, कैसे, हाउ वी हैव टू बिहेव आवरसेल्फ इन पब्लिक एंड इन पर्सनल लाइफ, ये एक मोरल कोड है रिलीजन, एथिकल कोड है। तो इसके लिए रिलीजन है। और ये जो भी बातें लिखी जाती है स्क्रिप्चर्स में, वो आपको एक 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 गुड लाइफ के लिए लिखी जाती है, सो दैट यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड लाइफ। इसके लिए लिखी गई, एथिकल लाइफ के लिए रिलीजन बना है, एथिकल कोड है। और लेकिन उसका यूज किया जाता है जब आप पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, तो कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कुछ लोग यूज करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज रिलीजन पर से इज नॉट बैड। ठीक है, और बताइए क्या ये कैसे यूनाइट करता है रिलीजन? सर जैसे जैसे पार्लियामेंट में एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, एक टर्म है कि द वर्ल्ड इज होल फैमिली। जी तो वो सर ये इसमें पुट कर सकते हैं कि उसके बिल्कुल, मतलब एक हिंदुइज्म रिलीजन में जैसे ये है, बोलता है सब धर्म, सॉरी, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो ये रिलीजन में ही है ना ये सब चीज भी। और कुछ? सर आई थिंक महात्मा गांधी जी का एक कोट था, गॉड हैज नो रिलीजन। गॉड हैज नो रिलीजन, बिल्कुल। हाँ, बस इस हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक को। चलिए, ये भी है। और कुछ? Like sir, religious practices like feeding poor, in which no religion is concerned. क्या रिलीजन? फिर से बोलिएगा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है सर, इसमें वो पुअर्स को फीड करते हैं, तो उनमें पुअर्स का रिलीजन नहीं देखते।
ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड देखते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल इसमें एग्जांपल गुरुद्वारे का लंगर डाल सकते हैं, लाइक दैट वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं देखते हैं और सबको वो फ्री फूड सर्व करते हैं। बिल्कुल, वो भी रिलीजन का पार्ट है, बिल्कुल, जिसमें ह्यूमैनिटी की सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। अगर गुरुद्वारा नहीं होता, सिख धर्म नहीं होता तो गुरुद्वारा नहीं होता, गुरुद्वारा नहीं होता तो गरीबों को खाना नहीं मिलता। आगे बोलिए। वर्शिप ऑफ नेचर सर, आई मीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ऑल, ये किसी किसी रिलीजन में लिखा हुआ है, जैसे बिल्कुल हिंदू रिलीजन में है सर, जैसे बनियान ट्री एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, और ऑलमोस्ट हर रिलीजन में है। जैसे आप इस्लाम में ज़कात की बात करते हैं कि 1/3 जो है आपको अर्निंग्स का वो डोनेट करना चाहिए। ये सारी है, सब हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें, और इसी के कारण ऐसा है कि रिलीजन जो कंक्लूजन यही है कि अल्टीमेटली कि वही मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नेता लोग सिखाते हैं कि आपस में बैर रखना। ठीक है, तो ये था हमारा। और कुछ इसमें कोई और कुछ कंक्लूड कर सकते हैं या कुछ और पॉइंट्स बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। वेलफेयर एंड इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट। सॉरी, वेलफेयर एंड इंटरेस्ट, थोड़ा एलेबोरेट करेंगे पॉइंट को। जैसे इस्लाम में सिखाया जाता है सर, वी शुड नॉट सीक इंटरेस्ट, वी शुड थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ ऑल, बट अदर रिलीजन में ऐसा नहीं है सर, इंटरेस्ट के बारे में सिखाया जाता है। अच्छा, ऐसा अगर आप बोल देते तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस सिर्फ इस्लाम में सिखाया जाता है और दूसरे रिलीजन में नहीं सिखाया जाता है, सारे रिलीजन में सिखाया जाता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अपने ही क्वेश्चन को, अपने ही आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए आप। और कुछ इसमें? मंसूर, क्या इसमें हम कुछ रेलिवेंट एग्जांपल लिख सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल, मतलब ऐसे कोई फॉर्मेशन हुई है कंट्री की रिलीजन के बेसिस पे, या फिर बिल्कुल कहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। यहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे आंसर जो लिखाएगा, स्टार्ट यहीं से होगा, रिलीजन से ही स्टार्ट होगा, बाय गिविंग डेफिनेशन। इससे रिलीजन जो होता है कि एक मोरल वे ऑफ लाइफ से टीच करता है, बट इट हैज बीन सीन दैट इट इज डिवाइडिंग डिवाइसिव फैक्टर्स। कि आप देखिए, पाकिस्तान बना था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चलता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पूरा मिडिल ईस्ट आपको इस्लाम, ये वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में जो वॉर चल रहा है, अब्राहम तालिबान अकॉर्ड। वगैरह सब, हाँ तालिबान वगैरह सब, वो सब रिलीजन के कारण ही इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड ओवर चल रहा है। और आज से नहीं चल रहा है, पहले से, बहुत पहले से चल रहा था। जब वो आपको इसके लिए जब आपको जेरूसलम के लिए क्रूसेड्स हुए थे, वो भी क्रिश्चियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट था ना। तो रिलीजन के बेसिस पे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड में हुए हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे हुए हैं। तो और ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, कैसे डिवाइड करता है रिलीजन, ये सारा हुआ, ये सारा आप दे दीजिएगा। फिर उसके बाद इससे दीजिए कि दो it seems that religion is a divisive factor, but it is, religion per se is not bad, it is not divisive factor। क्योंकि आप उसमें आप फिर दीजिएगा कि यूनिटी का कैसे ये प्रमोट करता है रिलीजन। इसमें हमने जो पॉइंट सब डिस्कस किए थे कि पॉइंट सब डिस्कस किए थे, वो सारा आप कहाँ कहाँ किस रिलीजन में क्या क्या टीचिंग्स हैं, और कंक्लूड करेंगे वहीं से आप कि लास्ट में कि वही मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है। ये सब पॉलिटिक्स में जब आ जाती है, व्हेन रिलीजन इज मिक्स्ड विद पॉलिटिक्स, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर इसमें एक पॉइंट, जैसे रिलीजन जो डिवाइड करता है, उसमें मैं एक पॉइंट ये पुट कर सकता हूँ कि जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पीपल को मतलब डिवाइड करती हैं फॉर इंक्रीज ऑफ वोटिंग परसेंटेज। वोट बैंक, बिल्कुल। हाँ सर। वोट बैंक, हाँ बिल्कुल। जैसे हर जगह पे ये है कि बीजेपी बोलती है कि आई डू नॉट कंसिडर 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% वोट को हम छोड़ के ही चलते हैं। सर अभी रिसेंटली वो हरिद्वार वाला इंसिडेंट था, जो वहाँ पे थे, वो बीजेपी के ही लीडर थे, उन्होंने हेट स्पीच दिया था। जी जी बिल्कुल। तो ये सारा चीज है। अल्टीमेटली वही देखिए कि रिलीजन जब पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन मिक्स हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है। अल्टीमेटली यही है मेरे ख्याल से। अमन,
क्या डिस्कशन यहीं पे ड्रॉप किया जाए या? यस यस सर, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, और ठीक है। कल के लिए आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, जो आपको डाउट्स है। कल हम थोड़ा ह्यूमन राइट्स का इशू डिस्कस करेंगे सर के साथ, राइट? ठीक है। हाँ, एक चीज मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो भी डिस्कशन हुआ था, आप लोगों को पेन और पेपर साथ में रखना था, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट किया होगा सारा पॉइंट्स, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पॉइंट्स नहीं था। हालांकि ये जो मेरे पास है पेपर वो तो हम शेयर कर देंगे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो आप लोगों के बीच से ही आए हैं और जो इसमें नहीं है, वो सब भी आपके पास कलेक्टेड होने थे। इसके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट बनाया होगा, ठीक है? अगर नहीं बनाया है तो अगले डिस्कशन से उसको आप नोट करते जाएं पॉइंट्स को, तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। एक होलिस्टिक आंसर, एक एंट्रिस्ट आंसर आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है? ठीक है, यही ड्रॉप करते हैं फिर। ओके सर, तो एक और जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप दोबारा वीडियो दे सकते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट? तो डरने की बात नहीं है, ठीक ठाक इसमें अच्छा, पॉइंट्स वो अच्छे भी है। खासे डिस्कस हुए हैं। एक आइडिया ये भी है, और बेटर ये रहेगा कि आपके पास नोटबुक है और आप नोट कर रहे हैं, और उसी से आप कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं सर से, कुछ आपके दिमाग में आए, तो ये बेटर तरीका है। आप मानेंगे नहीं है, मैंने न्यूज़पेपर पे सब नोट किया है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने सब का सब नोट किया जो सर ने डिस्कस किया है, ठीक है? और आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट किया, राइट? सो वाइंड अप करते हैं गाइस। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। सर मेरे ओके, वर्ड्स बोलिए। सर मेरे वर्ड्स थे welfare and हम्म, interest. I take my words back, but I will elaborate in just 2 seconds. ओके ओके, Religion is for गो अहेड। welfare. Religion is for welfare, but in modern days, the politicians made it for their own interest, vested interest. ओके, एक्सेलेंट। चलिए, ठीक है, तो चलिए फिर, फिर ओके। ओके। Thank you, sir. थैंक यू बाय सो बाय, मच सर। यू मे लीव द मीटिंग। ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड Okay, नाइट thank you, एवरीवन। sir. Good night. Thank you, sir. ओके।